गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए थे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में उनकी बातें कर ली थी। किसके बारे में? डायमंड के बारे में, फुलरीन और ग्रेफाइट, इनके बारे में क्या कर ली थी बात कर ली थी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो हमने कल कार्बन के ऑक्साइड पढ़े थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात की थी और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया था कि कलरलेस न्यूट्रल गैस होती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जिसका प्रमुख कारण क्या बताया था कि ये ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से एक स्थायी संकुल कंपाउंड बनाता है, जिसके कारण हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अंततः मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी बातें की थी हमने। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ज़्यादा स्थायी होता है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। ठीक है, आगे अब मैं आपको जो कार्बोनिल है CO, उसकी कुछ नेचर के बारे में बात करता हूँ कि कार्बोनिल वो एक लिगेंड की बात भी व्यवहार करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड की बात भी व्यवहार करता है। इसका प्रमुख कारण क्या है तो देखना, कार्बन की अगर बात करता हूं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, सही। और इस ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं। और इस कार्बन के पास क्या रहता है, वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है, जिसके कारण से इसको क्या देता है, अपने लोन पेयर प्रदान करता है। अब जैसे इसको लोन पेयर प्रदान करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने के कारण ये लुईस बेस की भांति व्यवहार करती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है तो अगर ये जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कोई भी मेटल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसे क्या करेगा, अपने लोन पेयर क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो क्या आता है, 2s2 2p2। ठीक है, और p में 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एक p ऑर्बिटल क्या रहता है, खाली रहता है, सही। और इस खाली कक्षक में ऑक्सीजन क्या करता है, अपने लोन पेयर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। लेकिन कार्बन के पास भी s वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं यहाँ पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट, जिसके कारण से होता क्या है, ये कार्बन अपनी कम विद्युत ऋणता के कारण इसी लुईस एसिड की अगर बात करता हूँ, रिक्त कक्षक वाले धातु परमाणु को अपने लोन पेयर क्या कर देता है, प्रदान करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इसके दौरान, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दौरान जो बनने वाला यौगिक होता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बोनिल होता है एक लिगेंड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता। और इसका प्रमुख कारण क्या है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर क्या लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं डी ब्लॉक में जहां पे ये एक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है, एक उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हम बात करते हैं निकल की बात करते हैं, ये लोग निकल टेट्राकार्बोनिल की बात करते हैं, सही। यहाँ कार्बोनिल किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ पे केंद्रीय धातु निकल पे ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, 0, क्योंकि कार्बोनिल होता है वो कैसा होता है, एक उदासीन लिगेंड होता है। इसी प्रकार से आयरन की बात करें, FeCO5, ठीक है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण हो रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण के दौरान जो लिगेंड होता है वो कौन है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये एक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है और जो कंपाउंड बनाता है, जैसे ट्रांजिशन बात करता हूँ, कौन से ट्रांजिशन एंगल में
क्योंकि ट्रांजिशन में संक्रमण तत्वों के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। आगे की तरफ बात करना तो मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है। मतलब ये स्वयं का तो क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है, एवं अन्य धातु ऑक्साइड क्या कर देता है, रिडक्शन चेक कर देता है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड behave as a good reducing agent, that means ये स्वयं का तो क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मेटलर्जी की बात करता हूं तो उसमें आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसे हमें अगर आयरन प्राप्त करनी होती है तो वहां पे रिड्यूसिंग के लिए या फिर बात करता हूं अपचाय के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो यहां पे आयरन F3O4 एस के रूप में पाया जाता है, और इसका अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो ये इस आयरन ऑक्साइड का क्या कर देगा, यहां अपचयन करवा देगा। मतलब अगर मैं यहां पे आयरन ये रिएक्शन करवा दूं तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से घटित होती है। जैसे यहां पे प्राप्त होता है हमें आयरन प्लस कार्बन का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होता है। मतलब एक तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन, और दूसरा कौन सा प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कौन हमारा, आयरन प्राप्त हो चुका है। अगर मैं यहां आयरन की बात करता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं, यहां आयरन की बात करता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं, तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीकरण अवस्था से किसमें जा रहा है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। ठीक है, तो स्वयं का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और स्वयं का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट या फिर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहां आयरन का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन में कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से हमें मेटलर्जी में कौन प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी। ठीक है, इसके अनुसार अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने प्रॉपर्टीज मोस्टली पढ़ ली। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा, पहले भी बनाया था, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस, प्रोड्यूसर गैस। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर नाइट्रोजन के साथ गैस बनाता है तो वो कौन सी गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है। यहाँ पे लिखना प्रोड्यूसर गैस। और इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके जो गैस बनाता है उसे कौन सी बोलते हैं, सिन गैस। हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था, या फिर इसको कौन सी गैस बोला था मैंने, वाटर गैस भी बोला। ठीक है, इसके बता दिए होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की मैंने बात की है। देखो
छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान में रखना है आपको। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूँ तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस के साथ प्रोटेक्शन गैस बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ वाटर गैस बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ये कुछ पॉइंट हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़े। ठीक है, आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, CO2। और अगर CO2 सॉलिड के रूप में होती है तो उसे हमने क्या बोलता है, ड्राई आइस भी बोला जाता है, शुष्क बर्फ के रूप में भी कहा जाता है या फिर बोला जाता है। तो हम सबसे पहले बात करता हूं किसके बारे में, CO2 के बारे में बात करते हैं। तो CO के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। अब CO2 के बारे में, तो CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में होती है तो इसे क्या बोला जाता है, ड्राई आइस कहा जाता, ठीक है। और जो CO2 की नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, मतलब अम्लीय। क्योंकि हमें पता है अगर CO2 को H2O में डिसॉल्व करते हैं तो ये H2CO3 कार्बनिक क्या बनाता है, एसिड बनाता है। और इस एसिड के कारण इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। अगला, अगर CO2 के यूज देखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज देखता हूं, तो आपने सुना होगा कहीं पे अगर आग लग जाती है, फायर होता है, तो वहां पे जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें ये CO2 ही भरी हुई होती है। उसका प्रमुख कारण क्या होता है, ये जो CO2 होती है वो क्या होती है, भारी गैस होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर देती है, वहां से रिप्लेसमेंट कर देती है और वहां पे क्या करती है, इस आग को बुझाने में काम में आती है। तो अगला जो इसका यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि CO2 इज यूज्ड इन फायर एक्जेक्टिंग प्रेशर, मतलब अग्निशामक यंत्र में CO2 का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में CO2 का यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या होती है, हवा से ज्यादा भारी होती है। ये बात हो गई किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। एक अलग नाम है कर्ड आइस भी बोला जाता है, इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। फिर CO2 की बात करता हूँ तो इसकी नेचर देखते हैं, और नेचर कैसी होती है इसकी, एसिडिक या फिर अम्लीय होती है। क्योंकि इसको जैसे ही जल में डिसॉल्व किया जाता है तो एक प्रकार का एसिड बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक एसिड बोलते हैं। फिर हमने CO2 का अगर यूज देखते हैं तो ये अग्निशामक यंत्र के रूप में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि O2 से क्या होती है, हेवी होती है, फिर भारी होती है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। पहले पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा कार्बन सब ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अगर कार्बन सब ऑक्साइड की बात करता हूं तो कार्बन सब ऑक्साइड का निर्माण मेलोनिक एसिड के तापीय विघटन से होता है। मतलब यह होता है मेलोनिक एसिड CH2COOH, ठीक है, COOH, इसे बोलते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, और इसका तापीय विघटन P4 और 10 की प्रेजेंस में जैसे ही करवाया जाता है तो हमें प्राप्त क्या होता है, C3O2 प्रकार का एक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और इस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन
सब ऑक्साइड कहा जाता और ये कार्बन सब ऑक्साइड होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है हमें वो कुछ इस प्रकार की प्राप्त होती है कि देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और दोनों ऑक्सीजन परमाणु और ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी कार्बन सब ऑक्साइड। क्या भैया कंपटीशन की तरीके से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भैया आज भी कभी ना कभी कंपटीशन एग्जाम में इस रिएक्शन के बारे में पूछा जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट आपको मैंने दे दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन सब ऑक्साइड का निर्माण किस एसिड के द्वारा होता है, यहाँ किसकी प्रेजेंस होती है और कार्बन सब ऑक्साइड में C3O2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये हो गया कौन आपका कार्बन सब ऑक्साइड। अगला हम बात करते हैं कैल्शियम साइनेमाइड की। तो कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण कैसे होता है, जिसे नाइट्रोलियम के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये हो गया, कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला CaCN2। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाता हूं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से करवाता हूं तो एक नाइट्रोलियम नामक पदार्थ प्राप्त होता है और यह पदार्थ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, मतलब यहां पर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है। जैसे इसको गर्म किया जाता है तो ये रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जिसे बोलते हैं CaCN2 प्लस C, कार्बन निकलता है और CaCN2 प्लस C को क्या बोलते हैं नाइट्रोलियम। क्या बोला जाता है, नाइट्रोलियम बोला जाता है। और नाइट्रोलियम में ये जो कैल्शियम साइनेमाइड होता है इसे बोलते हैं कैल्शियम साइनेमाइड। यह कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण की विधि है और कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला अलग होता है, वो कैल्शियम CN होता है। इसे बोलते हैं कैल्शियम साइनाइड। तो आपको यहां पे डिफाइन करना होगा कैल्शियम साइनाइड और कैल्शियम साइनेमाइड अलग अलग यौगिक है या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोलियम होता है वो मुख्यतः वृक्क फर्टिलाइजर में क्या होता है काम आता है, मतलब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, मुख्यतः फर्टिलाइजर में इसका क्या होता है उपयोग होता। ठीक, ये था किसके बारे में, कैल्शियम साइनेमाइड। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैल्शियम साइनाइड और कैल्शियम साइनेमाइड अलग अलग होता है। नाइट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे की तरफ देख लेना एक बार। आगे यूरिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया का निर्माण कैसे होता है। तो
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की बात करता हूं तो उसमें अमोनिया की रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं NH3, तो हमें यूरिया प्राप्त होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है। फिर से ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन अगर CO2 से करवाते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो यूरिया प्राप्त होता है और वहां से कौन निकल जाता है? H2O का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है। यहाँ H2O ठीक है, हाइड्रोजन के दो 6 हो गए, हाइड्रोजन 2 ही ठीक है। ये कौन होती है? अमोनिया। अगर अमोनिया लिगेंड की भांति व्यवहार करती है तो यह कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन। कब? जब ये लिगेंड की भांति व्यवहार ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, इसकी अगर मैं संरचना बनाना चाहता हूँ तो NH2C डबल बॉन्ड O NH इस प्रकार से ये अब देख लेना, CO2 रिएक्शन अमोनिया से कराने इसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता। ये बात हो गई भैया किसके? कार्बन के ऑक्साइड की बात कर ली थी हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड और कार्बन में जो CO2 है उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाने पे। या फिर बात करता हूँ साइनेमाइड की। ये छोटी छोटी बातें हमने कर ली, ठीक है। आगे इसी में कार्बन में अगला जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन के क्या पाए जाते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कौन? अपरूप पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन के अपरूपों की हम क्या करेंगे? यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिलिकॉन के अपरूप भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते कैसे? एमोर्फस, और दूसरे कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले सिलिकॉन के अगर अपरूपों की बात करता हूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन, इसके तो एलोट्रॉप्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते कैसे? एमोर्फस, और एक क्रिस्टलाइन। एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमोर्फस जो सिलिकॉन प्राप्त होता है या सिलिका प्राप्त होती है वो रिएक्शन सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसे बोलते हैं सिलिका, बाई मैग्नीशियम, और इसके अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करवाता हूं इसकी SiO2 की, तो हमें जो प्राप्त होगा सिलिका या सिलिकॉन वो कैसा होगा? एमोर्फस सिलिकॉन प्राप्त होगा SiO2 का। अगर मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करवाता हूं, क्या करवाता हूं? रिडक्शन करवाता हूं, तो हमें जो सिलिका प्राप्त होती है ऐसे वो कैसी प्राप्त होती है? हमें एमोर्फस सिलिका प्राप्त होती है, ठीक है। रिडक्शन, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं SiO2 का रिडक्शन कार्बन से करवाता हूं तो जो सिलिका प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? क्रिस्टलाइन सिलिका प्राप्त होती है। तो सेकंड क्या हो जाएगा कि ये तो कौन से हुए? एमोर्फस
दूसरी क्रिस्टलाइन की बात करता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन SiO2 सिलिका बाई कार्बन। अगर कार्बन के साथ मैं इसको रिडक्शन करवाता हूं तो जो सिलिका प्राप्त होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन सिलिका प्राप्त होती है। देखना भैया, SiO2 रिएक्ट विद कार्बन और हमें प्राप्त होता है ऐसा सिलिकॉन प्लस CO2। ठीक है, ये कौन सी प्राप्त होती है, क्रिस्टलाइन सिलिका प्राप्त होती है, क्रिस्टलाइन सिलिका प्राप्त। तो हमने पहले बताया कि सिलिकॉन की बात करता हूँ तो सिलिकॉन के दो कौन कौन से, एक तो पास जा सकता है एमोर्फस, और एमोर्फस सिलिकॉन का प्राप्त होती है जब SiO2 सिलिका का रिडक्शन किसके द्वारा होती है, मैग्नीशियम, और जो क्रिस्टलाइन सिलिका होती है उसका रिडक्शन किसके द्वारा होता है, कार्बन के द्वारा होता है। तो हमें दो प्रकार की सिलिकॉन प्राप्त होती है। लेकिन मैं बात करता हूँ एमोर्फस सिलिकॉन से। एमोर्फस सिलिकॉन से अगर मेरे को क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बनानी है तो कैसे बनेगी, तो भाई ध्यान से देखना, एमोर्फस सिलिकॉन से क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैसे बनती है। इसको क्या किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है, फिर फ्यूज किया जाता है एमोर्फस सिलिका को, और देन फिर तो कन्वर्ट हो जाती है सिलिका, वो इसमें हो जाएगी क्रिस्टलाइन सिलिका में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या कि तो एमोर्फस सिलिकॉन होता है, उसको अगर मेरे को क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में कन्वर्ट करना है इसके लिए पहले इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट का मतलब इसको गलाया जाता है, फिर ये फ्यूज होता है, और फ्यूज होके ये क्या करता है, रिक्रिस्टलाइन होता है, और रिक्रिस्टलाइन होके कौन सा रूप प्राप्त होता है, सिलिकॉन का हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म प्राप्त होता है। ये बात हो गई भाई किसकी, सिलिकॉन की। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मेरे को सिलिका का सबसे शुद्ध रूप प्राप्त करना होता है, हाई प्योरिटी मतलब उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका प्राप्त करनी होती है, तो हम क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं किसके, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की मैग्नीशियम के साथ। तो ध्यान से देखना, ये तो मैंने थोड़ा सा आउटपुट दिया है कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर मेरे को सिलिका का सबसे शुद्ध रूप प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा, सिलिका टेट्राक्लोराइड, आगे की तरफ दूंगा क्या, प्योर सिलिका या सिलिका अगर मेरे को प्राप्त करनी है तो मैं सिलिका टेट्राक्लोराइड SiCl4 की रिएक्शन अगर मैग्नीज से करवाता हूं, इस दौरान जो सिलिका का रिडक्शन होके जो सिलिकॉन प्राप्त होता है, ये सिलिकॉन क्या रहता है, हाईली प्योर रहता है, हाईली प्योर रहता है। याद रखना भैया, किसके द्वारा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के द्वारा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि अगर मेरे को सिलिकॉन प्राप्त करना है, हाईली प्योरिटी प्राप्त करनी है, तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं, और इससे जो सिलिका प्राप्त होती है वो हाईली प्योर प्राप्त होती है। अब आगे की तरफ हम मूव करते हैं, सिलिका SiO2 की बात करता हूं, तो सिलिका SiO2, तो ये सारे सिलिकॉन के फॉर्म हो गए कि सिलिकॉन कैसे प्राप्त होती है। इसके पश्चात सिलिका की अगर मैं बात करता हूं तो ये अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये सिलिका मुख्यतः है, या फिर मैं बात करता हूं तो ये
रेत के रूप में पाई जाती है, सैंड के रूप में पाई जाती है। इसका फॉर्मूला SiO2 होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं सिलिकॉन के, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसी क्लास को हम आगे की तरफ कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।